नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं एबीजी शिपयार्ड के स्कैम के बारे में। आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर करी है कॉमर्स वाले ने। कॉमर्स वाले एक कॉमर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग क्लास 11th एंड 12th के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं विद द बेस्ट ट्यूटोरियल्स, विद द बेस्ट ट्यूटर्स एंड एट द चीपेस्ट प्राइस पॉसिबल। तो जरूर आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक से ऐप को डाउनलोड करिए एंड स्टार्ट योर स्टडीज। दोस्तों इससे पहले मैं आपको स्कैम्स या फ्रॉड्स के बारे में बताऊं, मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं स्कैम में और डिफॉल्ट में। दोस्तों आप लोगों ने बिजनेस करने के लिए पैसा लिया और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना, लेकिन आपका बिजनेस चला ही नहीं, तो उसे कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में इंटेंशन गलत नहीं होती, आपका मेन काम होता है कि भाई आप उस पैसे से जो आपने लोन ले रखा है उससे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आपका बिजनेस नहीं चल पाया, तो इट्स ओके, उसको कहते हैं डिफॉल्ट। लेकिन स्कैम या फिर फ्रॉड में क्या होता है, आप बैंक से लोन लेते हैं और इस इंटेंशन के साथ कि भाई हमें तो यार बिजनेस में पैसा लगाना है, कि बैंक को आप यही बताते हो कि बिजनेस में पैसा लगाना है, लेकिन असल में आप बिजनेस में पैसा नहीं लगाते और उसको अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज करते हैं या फिर दूसरी कंपनीज में लगा देते हैं, जैसा कि नीरव मोदी और विजय माल्या के केस में हुआ था, उसे कहते हैं स्कैम। तो आपको सबसे पहली बात समझना है डिफरेंस बिटवीन स्कैम एंड डिफॉल्ट। एबीजी शिपयार्ड कोई डिफॉल्ट नहीं है दोस्तों, ये एक स्कैम है और यही मैं आपको आज बताने के लिए ये वाली केस स्टडी आपके सामने लाया हूं। तो दोस्तों पहले समझते हैं जरा एबीजी शिपयार्ड के हिस्ट्री के बारे में। एबीजी शिपयार्ड एबीजी ग्रुप की एक कंपनी जो 1985 में एस्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने स्टार्ट करी थी। एबीजी शिपयार्ड की जो प्राइमरी लोकेशन है दोस्तों वो दहेज और सूरत, जो दोनों के दोनों गुजरात में पड़ते हैं, वहां पर है। कुल मिला के 165 शिप्स या वेसल्स आज तक एबीजी ने मैन्युफैक्चर कर रखे हैं। 16 डिफरेंट कंट्रीज से इनको ऑर्डर्स मिल रखे हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद एबीजी शिपयार्ड को काफी ज्यादा फॉरेन से भी कस्टमर्स मिल रहे थे और एबीजी शिपयार्ड बहुत अच्छा ऑपरेट कर रही थी 2005 तक। तो 2005 में ऐसा क्या हुआ कि एबीजी शिपयार्ड अचानक से ही थोड़ी दिक्कत में आ गई और वो था दोस्तों ग्लोबल रिसेशन। एबीजी शिपयार्ड जैसा कि नाम ही प्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली शिप के मैन्युफैक्चरिंग और शिप्स के रिपेयर्स के बिजनेस में डील कर रहे थे। इसके जो मेन कस्टमर्स थे वो फॉरेन प्लेयर्स थे और क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आया तो काफी सारे फॉरेन कस्टमर्स ने इनसे शिप्स के ऑर्डर बंद कर दिए या फिर कैंसिल कर दिए। उस चक्कर में एबीजी शिपयार्ड को बहुत ही दिक्कत हो रही थी अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने में, तो इसलिए 2005 से उन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया और 2005 से लेकर 2010 तक उन लोगों ने 22,842 करोड़ रुपीस का लोन अलग अलग बैंक्स से रेज किया। अब एक ही बैंक से इतना सारा लोन आप रेज नहीं कर सकते, तो एक मेन बैंक होता है जो इस केस में आईसीआईसीआई बैंक था। आईसीआईसीआई बैंक एबीजी शिपयार्ड का कंसोर्टियम था और उसने सबसे ज्यादा पैसे लगा रखे थे एबीजी शिपयार्ड में एज लोन। उसके बाद एबीजी शिपयार्ड और आईसीआईसीआई बैंक ने काफी सारे दूसरे बैंकों को अप्रोच किया। कुल मिलाकर 28 बैंक से लोन लिए गए थे। जैसा कि आप चार्ट देख सकते हैं, जो टॉप 5 बैंक्स है उसमें आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक था और उन्होंने इतने लोन, इतने पैसे रेज कर रखे थे एज लोन्स। और इन लोन्स को लेने के लिए एबीजी शिपयार्ड ने अपने जो एसेट्स हैं उनको मॉर्गेज कर रखे थे और डायरेक्टर्स ने भी अपने कुछ पर्सनल गारंटीज दे रखी थी कि अगर एबीजी शिपयार्ड पैसे नहीं दे पाए और अगर जो मॉर्गेज से भी पैसा रिकवर नहीं हुआ तो हम पर्सनली गारंटी लेते हैं कि हम आपकी लोन की रीपेमेंट आपको जरूर करेंगे। इन्होंने जो फ्रॉड है बेसिकली वो राउंड ट्रिपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वहां से किया था। आइए मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं कि राउंड ट्रिपिंग होता क्या है। राउंड ट्रिपिंग में एक कंपनी जो है वो बैंक से लोन लेती है और वो अपने बिजनेस में उसे लगाने के बजाय उसको वो अपने दूसरे कंपनीज में
ट्रांसफर कर देती है और फिर दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी में, तीसरे कंपनी से चौथे कंपनी में, और इस हिसाब से वो पैसे घुमाती है राउंड राउंड, ताकि टैक्स अथॉरिटीज को पता ही ना चले कि पैसा असल में कहां पर और कैसे यूज हो रहा है। ये वो करती है थ्रू लोन। वो ये दिखाती है कि हमने अपने दूसरे कंपनी को लोन दे रखा है, दूसरे कंपनी ने तीसरे कंपनी को लोन दे रखा है और तीसरे कंपनी ने चौथी कंपनी को लोन दे रखा है। एबीजी शिपयार्ड ने भी बिल्कुल ऐसा ही करा। उसने बैंक से लोन लिए और लोन को उसने एबीजी सिंगापुर में ट्रांसफर कर दिए 300 करोड़ रुपए। और नॉट ओनली दैट, उसने अपने अलग अलग वेंचर्स में भी, दूसरे वेंचर्स में भी उन्होंने पैसे को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए, दूसरे से तीसरे प्रोजेक्ट्स में, तीसरे से चौथी कंपनी में, और इसी तरीके से उन्होंने राउंड ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट लगाया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों ये स्कैम जो है असल में बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 2013 में जब कंपनी जो है वो अपने लोन्स को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, सारा का सारा मुद्दा तब सामने आया। 2013 में इन्होंने डिफॉल्ट, अपना सबसे पहला डिफॉल्ट करा और उसके बाद बहुत कम इन्होंने पैसों को रीपे किया है। 2016 में बैंक्स ने इनके लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस डिक्लेयर कर दिया था। 2016 में जब लोन्स को एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया तो सारे के सारे 28 बैंकों ने मिलकर सोचा कि इस कंपनी की एक फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, और इसके लिए 2018 में उन्होंने हायर करा अर्नस्ट एंड यंग को। जनवरी 2019 में अर्नस्ट एंड यंग ने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन कर रखा गया था कि यह कंपनी इल्लीगल एक्टिविटीज, इल्लीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इल्लीगल फ्रॉड्स कर रही है, जो भी उन्होंने पैसे ले रखे हैं लोन्स के। उसके 10 महीने बाद एसबीआई ने सबसे पहली कंप्लेन करी है सीबीआई को ऑन 8 नवंबर 2019। सीबीआई को एक कंप्लेन फाइल करी गई है और उसके बाद सीबीआई ने एसबीआई से और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, एविडेंस मांगे, प्रूफ मांगे, ताकि वो अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दे। दोस्तों यहां पर सबसे आयरॉनिक बात यह है कि 10 महीने लग गए एसबीआई को कंप्लेन फाइल करने में, और दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा लोन तो दे रखा था आईसीआईसीआई बैंक ने, उसको कोई चिंता ही नहीं, और जो तीसरे नंबर पे जो लेंडर था जिसने तकरीबन 3000 करोड़ दे रखे थे, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी एसबीआई को। खैर उसके बाद एसबीआई ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपरली दी और अगस्त 2020 में एसबीआई ने दोबारा सीबीआई को कंप्लेन फाइल करी कि भैया अब तो जरा इस कंपनी को देखो कि ये कंपनी क्या एक्टिविटीज कर रही है, और उन्होंने दूसरी कंप्लेन भी फाइल कर दी। और उसके बाद सीबीआई ने पहली बार एफआईआर रजिस्टर करी। उसके बाद 7 फरवरी 2022, जो तकरीबन 2 साल के बाद, सीबीआई ने इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ध्यान दिया और सीबीआई ने कहा यस, एबीजी शिपयार्ड असल में फ्रॉड कर रहा है। दोस्तों इस फ्रॉड की ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। नीरव मोदी का जो स्कैम था, विजय माल्या का जो स्कैम था, वो इतना ज्यादा हाइप्ड अप हो रखा था। यहां पर शाहरुख खान के बेटे के पास थोड़ा सा कोकेन मिला, उसका इतना बड़ा हाइप हो रखा था। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट करा, उसका इतना बड़ा हाइप हो रखा था। लेकिन 22,840 करोड़ के आसपास का जो लोन जो है, जो फ्रॉड हो रखा था, उसके बारे में हमारे आर्टिकल्स में, हमारे मीडिया में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा संदेह पैदा होता है कि क्या इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट की बात करें, सीबीआई की बात करें या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, क्या उनको इस स्कैम के बारे में पहले से ही पता था? तो इसीलिए ही क्या उन्होंने इस चीज को लाइमलाइट में नहीं आने दिया ताकि उनकी सत्ता वगैरह ना जाए? ये तो दोस्तों जब रिपोर्ट आएगी हमें तभी पता चलेगा। लेकिन ये जो 22,000 करोड़, जो शायद इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है, उसको अभी तक इतनी ज्यादा प्रकाशित नहीं किया गया है, उसको इतना ज्यादा लाइमलाइट में अभी तक नहीं लाया गया है। न्यूज़पेपर में छोटे छोटे कॉलम्स आते हैं इसके प्रति, लेकिन आप अभी तक कोई भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन या डिटेल्ड रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। मेरे 2-3 ओपिनियंस है दोस्तों इसमें। सबसे पहला ओपिनियन है, 2005 से लेकर 2010 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 130 से 150 करोड़ का था। तो किस तरीके से, क्या सोचकर बैंक वालों ने 22,000 करोड़
करोड़ का एक्यूमुलेटेड टोटल लोन इस कंपनी को दे दिया। दोस्तों आप और मैं अगर बैंक वालों से 5 लाख का लोन मांगने जाए तो इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, हमारे ITRs देखे जाते हैं, सब कुछ देखा जाता है। और इस कंपनी ने 22,000 करोड़ का लोन सिर्फ 130 करोड़ के प्रॉफिट से कैसे रेस कर लिया। दूसरे नंबर पे कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वही सिर्फ 1,000 करोड़ के थे, तो 22,000 करोड़ का लोन कैसे मिल सकता है। तो क्या इसके अंदर क्या बैंक ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं इस कॉन्स्पिरेसी में? वो तो जब रिपोर्ट्स, डिटेल्ड रिपोर्ट्स आएगी तभी हमें पता चलेगा। लेकिन ये सारी चीजें इस चीज के ऊपर संदेह डालती है कि क्या ये जो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, क्या आपके और मेरे जैसे छोटे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों 2013 पे जब डिफॉल्ट स्टार्ट हो गए तो 2016 में NPA घोषित कर दिया गया है और बैंकिंग रूल्स के हिसाब से 3 महीने अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको NPA घोषित कर दिया जाता है। बट ABJ शिपयार्ड के केस में 3 साल के बाद उसको NPA घोषित कर दिया गया था। EY ने जब जनवरी में रिपोर्ट दे दी, जनवरी 2019 में, तो SBI ने 10 महीने क्यों ले लिए कंप्लेन को फाइल करने में? SBI को क्यों इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है? ICICI जिसने 7,000 करोड़ से ज्यादा का लोन दे रखा है उसको अभी तक चिंता क्यों नहीं हो रही है? ये सारे के सारे रहस्य है दोस्तों जो धीरे धीरे ही अनवील होंगे। मैं यहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं खेलना चाहता आपके साथ, लेकिन दोस्तों इस चीज का दुख है कि बैंकिंग सेक्टर जो किसी देश का कोर सेक्टर माना जाता है, जब वही इस तरीके के फ्रॉड को प्रोत्साहन देगी तो दोस्तों आपके और मेरे जो हार्ड अर्न जो टैक्स के पैसे हम लोग पे करते हैं, क्या इन जैसी कंपनी के बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है? इस चीज का दुख आपको भी होना चाहिए दोस्तों, और मुझे तो है ही। इसके बारे में न्यूज वगैरह में ज्यादा रिपोर्ट, ज्यादा चर्चाएं कुछ है नहीं, कोई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है नहीं, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको वो इन्वेस्टिगेशन दे दी है। मैं फरवरी 2022 में खड़ा हुआ हूं दोस्तों, और महीने की शुरुआत में इस कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो 450 करोड़ की थी, और फरवरी एंड तक आते आते इस कंपनी की वैल्यूएशन 3,000 करोड़ की हो गई है। मतलब एक महीने में ही कंपनी की वैल्यूएशन 6 टाइम्स बढ़ गई है। वो भी कैसे हुआ वो भी भगवान ही जाने। असल में फिलहाल CBI ने जो चार्जशीट फाइल कर रखी है, उन्होंने ABJ शिपयार्ड, उनके सारे के सारे डायरेक्टर्स और उनका जो चेयरमैन है ऋषि कमलेश अग्रवाल, उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर रखी है। और दोस्तों ऋषि कमलेश अग्रवाल जो है वो इंडिया में फिलहाल है ही नहीं। तो दोस्तों आपको हमारा काम कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इन लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए वो भी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके कंटेंट को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा। इसके बारे में और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है मैं उसके बारे में भी वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें आप तक पहुंचानी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की केस स्टडी के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।